हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। और आज के लेक्चर के अंदर हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे अकाउंटिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग तो आप जानते ही हैं। डिपार्टमेंटल का मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उन सब की अलग अलग अकाउंटिंग करना डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लेते हैं 10 करोड़, ठीक है, एक साल का। बट अगर ये कंपनी जानना चाहे कि भाई ये ओवरऑल तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरे इस कंपनी के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये जितने भी डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट ने कितना कितना प्रॉफिट कमा के दिया, इन डिपार्टमेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया या अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कौन से डिपार्टमेंट ने ज्यादा कमा के दिया, कौन से ने कम कमा के दिया, कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चे हुए, कौन से में ज्यादा खर्चे नहीं हुए, किस डिपार्टमेंट ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर ये पता चल जाए तो सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को पिछले वाले डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से या परफॉर्मेंस से कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो पता चल जाएगा, एंड फिर ये भी पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या डिसीजंस लिए जाने हैं, क्या चेंजेस किए जाने हैं ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे, वो लॉस में ना जाए। तो कहां चेंज की रिक्वायरमेंट है ये भी आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से ही पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक बिल्डिंग है, मान लेते कोई मॉल की, ठीक है, और इसमें जो है मान लेते ये तो ग्राउंड फ्लोर हो गया, या फिर मान ले तो ये पार्किंग एरिया हो गया। अंडरग्राउंड एरिया जो होता है वो पार्किंग एरिया होता है, आपको पता ही है ना। सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्किंग एरिया अंडरग्राउंड, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहां पर जो है ये तो पार्किंग होती है ग्राउंड फ्लोर में। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने ग्रॉसरी आइटम्स रख दिए। अधिकतर मॉल के अंदर आप देखते होंगे फर्स्ट फ्लोर पर सारे ग्रोसरी आइटम्स जो होते हैं, खाने पीने की जो चीज होती है, फूड्स जो होता है वो अवेलेबल होता है। और फर्स्ट फ्लोर पे मान लेते हैं हमने जो प्लास्टिक आइटम्स वगैरह रख दिए, है ना। सेकंड फ्लोर पे हमने जो है मैन वियर्स रख दिए। थर्ड फ्लोर पे हमने किड्स वियर रख दिए। फोर्थ फ्लोर पे हमने मान लेते हैं वुमेन वियर रख दिए। एक और फ्लोर बना भी सकते हो, उसमें आप किचन आइटम रख दो, प्लास्टिक है किचन साथ में कर दो। इस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, मॉल बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर बिजनेसमैन ना जानना चाहता है कि भैया जो हमारा पार्किंग वाला एरिया है, हाँ तो ये तो सबके लिए है, ठीक है, ओके। लेकिन ये जो ग्राउंड फ्लोर है जहां पर फूड ग्रोसरी आइटम्स वगैरह रखे जाते हैं, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये इसकी सेल कितनी है, इसका प्रॉफिट कितना है, इसमें खर्चे किस लेवल के हो रहे हैं, यहां पर कितने स्टाफ की जरूरत है, ऐसा कैसा वो फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसा कैसा सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर में जानना चाहता है। मान लेते हैं भाई ये तो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, बढ़िया अच्छी है परफॉर्मेंस, आपका जो प्लास्टिक एंड किचन आइटम ये भी अच्छा कमा रहा है। मेंस वियर जो है मान लेते हैं ये लॉस कर रहा है, ये प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। किड्स वियर जो है ये प्रॉफिट कमा रहा है, मानते हैं। वुमेन वियर जो ये लॉस में है फॉर एग्जाम्पल के लिए, किसी रीजन की वजह से। तो यहां पर किन क्या चेंजेस करें ताकि ये भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, ये भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर अगर ज्यादा ही सालों से लॉस कर रहा है तो उसको हम कम से कम बंद करके उसकी जगह कुछ और कोई नया प्रोडक्ट जो है लॉन्च करें, नया डिपार्टमेंट बना दे, ठीक है। तो ये सब कुछ जानने के लिए ही डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होती है। अब इसमें मेन जो अकाउंटिंग पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेंस। देखो रेवेन्यू तो हमको पता चल जाएगी, रेवेन्यू पता चल जाती है भाई इस डिपार्टमेंट में आपने कितनी रेवेन्यू की, इसमें कितनी की, वो बहुत आसान है, कंप्यूटर कर देगा वो आपका, ठीक है, ओके। बिलिंग जो होगी वो पता चल जाएगा भाई ये यहाँ के आइटम है, तो उस हिसाब से कैटेगरी बना सकते हैं आप, ओके। तो सेल पता चलना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से पता चल जाता है। मेन जब भी हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं किसी भी एक बिजनेस की, तो उसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि भी जो एक्सपेंसेस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो सेपरेट होते हैं,
उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि यहां पर जो बंदा पार्किंग में तो एक चौकीदार रखा हुआ था, उसकी सैलरी होगी, ग्राउंड फ्लोर पे 10 स्टाफ काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी यहां जाएगी, इसमें 3 स्टाफ, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो वो सैलरी बढ़ गई। तो जिन एक्सपेंसेस को सेपरेट किया जा सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनको जॉइंट एक्सपेंसेस बोलते हैं। उन एक्सपेंसेस को हम कैसे इन डिपार्टमेंट में अपोर्शनमेंट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इनमें बांटेंगे आपस में, वो बहुत सारे बेसिक पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक चार्ट बनवाता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, फिर मैं इसकी थ्योरी भी आपको पढ़वाऊंगा नोट से। जो एक्सपेंसेस जो होते हैं मोटा मोटी वो 2 तरह के होते हैं। एक एक्सपेंसेस तो ऐसे होते हैं जो सेपरेट होते हैं, सेपरेबल होते हैं, मतलब सेपरेट किया जा सकता है उनको आसानी से। तो इनको तो हम इनके डिपार्टमेंट में जब सेपरेट ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिससे रिलेटेड है उस डिपार्टमेंट में इनको दिखा देंगे। ए डिपार्टमेंट का ए में, बी का बी में, सी का सी में, डी का डी में, ई का ई में। तो ये सेपरेबल होते हैं ना, तो सीधा ट्रांसफर कर देंगे इनको टू P&L अकाउंट, और वो भी डिपार्टमेंट वाइज। तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि ये भाई पर्टिकुलर इसी डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो हम उसी डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग या P&L में दिखाएंगे। कुछ होते हैं जो जॉइंट एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉब्लम यहां आती है। और मेन इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट या मेन इस चैप्टर का जो टॉपिक है ना वो यही है। जो जॉइंट एक्सपेंस होते हैं ना वो भी 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनको सेपरेट किया जा सकता है, यस, इनको आप सेपरेट कर सकते हो। अब सेपरेट कैसे कर, सेपरेबल कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई बेस लेना होगा। जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, मान लेते एक वैन है, ठीक है, जो गुड्स डिलीवर करती है घरों पे, जो भी घर तक पहुंचा के आती है कस्टमर के, वो सारे डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। तो हम इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को सेल्स रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक कोई बेस लेकर के हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सेपरेबल होते ही नहीं, नॉट सेपरेबल, ठीक है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर इनको हम जनरल P&L के अंदर ट्रांसफर करेंगे। जनरल P&L अकाउंट वो होता है जो पूरी कंपनी का एक P&L अकाउंट होता है। डिपार्टमेंट तो अपनी अकाउंटिंग अलग करेगा, हर डिपार्टमेंट अपनी जनरल एंट्री करेगा, लेजर बनाएगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा और फाइनल अकाउंट बनाएगा, जिसमें ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आ गई, वो हर डिपार्टमेंट बनाएगा। इसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उनको हम एंड में जब ओवरऑल एक कंपनी का P&L अकाउंट बनेगा उसमें ट्रांसफर कर देंगे, जो सेपरेट नहीं किए जा सकते जॉइंट एक्सपेंस। जो जॉइंट एक्सपेंस सेपरेट किए जा सकते हैं उनको उस एक्सपेंस के बेस है ना, उस एक्सपेंस का एक आधार लेके, बेस लेके, वो एक्सपेंस जिस चीज से रिलेटेड है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ऐसे एक्सपेंस जो ऑलरेडी सेपरेटेबल है, जो जॉइंट है ही नहीं, तो उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए इनके कुछ बेस मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको कुछ थ्योरी भी पढ़ा दूंगा। जो मैंने बताया है वो यहां समझा भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बेस देख लेते हैं। यहां पर नीचे ये देखिए, जैसे रेंट एंड रेट्स हैं, तो उनको आप फ्लोर एरिया कौन सा डिपार्टमेंट कितना एरिया यूज कर रहा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सॉरी, फिर आता है आपका लाइटिंग एंड हीटिंग। इसको जो है नंबर ऑफ लाइट्स पॉइंट या फ्लोर एरिया में सब मीटर लगा सकते हो, या इस डिपार्टमेंट में कितने लाइट के पॉइंट्स हैं उस बेसिस पे कर सकते हो। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक को वैल्यू ऑफ स्टॉक में कर सकते हो। सैलरीज जो है डिपार्टमेंट मैनेजर की वो डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो, ये सेपरेट हो गया। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड क्या होता है, जब गुड्स को परचेज करते हैं तो जो परचेज है हर डिपार्टमेंट की, जैसे कैरिज इनवर्ड का खर्चा है हमारा 1 लाख रुपए, तो हर डिपार्टमेंट की परचेज देख लो, उस परचेज का रेशियो निकाल दो और फिर कैरिज इनवर्ड को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैरेज आउटवर्ड सेल रेशियो में हो जाएगा। जो सेलिंग एक्सपेंस होते हैं जिसमें कैरेज आउटवर्ड हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गए, उनको आप सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। हर डिपार्टमेंट की जो सेल है उसका रेशियो निकाल देंगे। डिस्काउंट अलाउड हो गया तो डेटर के हिसाब से कर सकते हो, डिस्काउंट रिसीव हो गया है तो क्रेडिटर के हिसाब से कर सकते हो। डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ मशीन कितनी यूज हो रही है कहाँ, उस बेसिस पे कर सकते हो। इसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हर डिपार्टमेंट में उन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का कितना यूज हो रहा है,
कितना उनको हम ऑक्यूपाइड करके रख रहे हैं उस बेसिस पे कर सकते हैं। अधिकतर होता क्या है, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट होती है ना, उसके अंदर जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो बहुत सारे बेसिस तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं। हाँ, जो गिवन नहीं होते हैं कुछ वो बहुत आसान होते हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंस है तो सेल्स रेशियो में, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है तो परचेज रेशियो में, डेप्रिसिएशन है तो मशीन के यूज के रेशियो में, रेंट है तो कितना एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है उस रेशियो में, वो भी ऑलरेडी गिवन होता है। ओके जी, ठीक। आइए अब हम थोड़ा सा यहां थ्योरी पढ़ते हैं। मीनिंग है आपके सामने यहां पर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, जो मैंने बताया है समझाया अभी तक वो साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज ए सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है किसका, अकाउंटिंग का ही है, अंडर विच, इस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, सेपरेट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, सेपरेट अकाउंट बनाते हैं किसका, ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का, ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं, हर डिपार्टमेंट की जर्नल एंट्री, लेजर करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग पी&एल, बैलेंस शीट बनाना, हर डिपार्टमेंट की। इससे होगा क्या, हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगी, हर डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी, वही लिखा हुआ देखो, टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ईच डिपार्टमेंट इंडिविजुअली। ओके जी, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर ऐसा करोगे प्रॉफिट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, हर डिपार्टमेंट की अलग से अकाउंटिंग करके आपको क्या मिलेगा, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगी हर एक डिपार्टमेंट की, इससे हम पता कर पाएंगे कि कौन सा हमारा डिपार्टमेंट अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, कौन सा अच्छा नहीं कर रहा है। टू कंपेयर द रिजल्ट, एक डिपार्टमेंट के रिजल्ट को दूसरे डिपार्टमेंट के रिजल्ट से कंपेयर कर पाएंगे। एंड अगर 2-3 साल की डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हो रखी है तो एक ही डिपार्टमेंट को अपने प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट्स है, जो सेल्स है, उससे कंपेयर कर पाएंगे कि वो आगे ग्रो कर रहा है या नीचे जा रहा है। अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो वहां पर चेंजेस की, परिवर्तन की जरूरत होती है जो कि मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट को पता ही नहीं चले, ओवरऑल तो कंपनी अच्छा कर रही है, कोई डिपार्टमेंट लॉस कर रहा है और मैनेजमेंट को अगर उसके बारे में पता ही नहीं है तो क्या एक्शन लेगा। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट का अलग से प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की जाती है। इससे एक्सपेंसेस भी कंट्रोल कर सकते हैं हम, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ। इससे ही तो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि और एक्सपांसन करना है या फिर डिसकंटिन्यू करना है किसी को, या कहीं किसी डिपार्टमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहाँ पर स्टाफ चेंज करना है, या गुड्स की क्वालिटी चेंज करनी है, या वहाँ पर लगी हुई कोई मशीनरी चेंज करनी है। टू एलोकेट रिसोर्सेज प्रॉपरली, हर एक डिपार्टमेंट में जो भी रिसोर्सेज है, जो कैपिटल है, जो लेबर है ना, जो मैन पावर है, उनको आराम से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, तो वो मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होगा, भाई आपका डिपार्टमेंट लॉस क्यों कर रहा है, आप रेस्पॉन्सिबल हो। लेकिन अगर पता ही नहीं चले कौन सा डिपार्टमेंट लॉस कर रहा है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके जी, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर। ओके, डिपार्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे हम ब्रांच अकाउंटिंग किया था ना, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, वही है। इसके अलावा ये तो ठीक है, मेन आता है यहाँ पर आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, तो देखिए आपके सामने फॉर्मेट है, बहुत इजी है ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी&एल अकाउंट का। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट के कॉलम है वो जितने डिपार्टमेंट उतने बन जाते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ए का ये रहा, डिपार्टमेंट बी का ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। इधर सेल और क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए और बी, इधर आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरीज इनवर्ड, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस डिपार्टमेंट ए बी की। तो डिपार्टमेंट ए और बी का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मान लेते हैं 2 डिपार्टमेंट ये, 3 डिपार्टमेंट होंगे तो अमाउंट वाले कॉलम दोनों साइड में 3-3 बन जाएंगे, 4 होंगे तो 4-4 बन जाएंगे। ओके, लेकिन 3 से ज्यादा होता नहीं है, फिर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि ऐसे लेके बैठ जाए। ऐसे कैसे आपका पी&एल अकाउंट आ गया, इधर आपका जीपी आ गया, फिर इधर आपके खर्चे आ गए दोनों डिपार्टमेंट के, और एंड में दोनों डिपार्टमेंट का देखो अलग अलग प्रॉफिट आ रहा है। ओके जी, ठीक है। तो ये एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट कैसे है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, 1-2, उससे आपको ये डिपार्टमेंटल अकाउंट और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अगर एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके,
सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।